स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर से। पहले बड़ा ही सिंपल वे में एक एसी जनरेटर को समझते हैं फ्रॉम द बेसिक नॉलेज दैट वी हैव, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई आवर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह। पहले समझते हैं बेसिक पार्ट, समझते हैं एसी जनरेटर, जस्ट अ बेसिक नॉलेज। ओके, नाउ लेट्स से एसी जनरेटर में होता क्या है कि पहले बेसिक समझते हैं। Yes, let's say this is north pole of a permanent magnet and this is south pole। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और हम क्या करते हैं इसमें हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। let's say let's make one axis out here, axis of rotation। ठीक है, this is our axis of rotation and let me make a coil out here। Make a rectangular coil। ठीक है, डीसी मोटर जैसे पढ़ा था वैसा ही प्रिंसिपल है। पहले समझिए इस चीज को, पहले समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल और इस कॉइल को मैं नाम देता हूं ABCD। ओके, ABCD। एंड डीसी मोटर में जैसे स्प्लिट रिंग्स होता था, these coils are coming and they are ending in what is known as slip rings। मतलब ऐसा एक रिंग रहेगा और यहां पे भी एक पूरा रिंग रहेगा। ओके, आई एम नॉट करेक्ट इन दिस, 1 मिनट, 1 मिनट रुको बच्चा। दिस थिंग इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको जरा समझो, तभी मैं आपको ड्रॉ करने से ये पोर्शन स्लिप रिंग समझो। ये जब कॉइल घूमेगा ना बेटा, ये कॉइल जब घूमेगा तो आई हैव अ रिंग आउट हियर। ये जो मेरा आर्म है ना, लेफ्ट हैंड साइड का आर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड का आर्म हमेशा एक रिंग के ऊपर ही घूमता रहेगा। ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड का आर्म एक ही पर्टिकुलर रिंग के ऊपर घूमता रहेगा हमेशा। जैसे डीसी मोटर में रिंग स्प्लिट होते थे, एक बार इस रिंग एक बार इस रिंग, अभी ऐसा नहीं है। अब हमारा रिंग कैसा है, हमारी इसको घुमाने के लिए एक ही रिंग है, एक ही रिंग के ऊपर ये घूमता रहेगा। समझ में आया? दिस इज वन रिंग ओनली, दिस इज वन रिंग ओनली। एंड सिमिलरली जो दूसरा वाला आर्म है उसके लिए भी एक और डेडिकेटेड रिंग है हमारे पास। ठीक है, दूसरे वाले आर्म के लिए भी एक और डेडिकेटेड रिंग है। हाउ डज दैट रिंग लुक लाइक? दिस रिंग लुक्स लाइक समवॉट दिस टाइप, ऐसा। यहां पे सिर्फ एक फर्क है, इन रिंग्स को हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, दे कीप ऑन स्लिपिंग ओवर द सरफेस, यानी कि कॉइल इसके ऊपर स्लिप करते रहता है। ऐसा एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर कॉइल ऐसे स्लिप करते रहता है हमेशा, नॉट लाइक स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स होते हैं। एंड देन ऑब्वियसली वी विल हैव आवर कार्बन ब्रशेस। ठीक है, यहां पे हमारा एक कार्बन ब्रश रहेगा, देयर विल बी वन कार्बन ब्रश आउट हियर एंड देयर विल बी वन कार्बन ब्रश आउट हियर। यहां पे एक कार्बन ब्रश है, ये एक वायर जा रहा है, ये दूसरा वायर जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा? हम पढ़ने जा रहे हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एकदम आसान से पढ़ते हैं। जनरेटर मतलब ये क्या करेगा? ये ईएमएफ जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। और कैसा ईएमएफ जनरेट करेगा? ये एसी जनरेट करेगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेगा। और इसके आउटपुट को अगर किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट दौड़ना चाहिए। दिस इज नोन एज एसी जनरेटर। ठीक है, आइए जनरेटर में कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश करते हैं।
हमारे जनरेटर में इनपुट क्या रहता है बेटा? इनपुट विल ऑलवेज बी मोशन। हमें जनरेटर को घुमाना पड़ता है, मोशन, यानी कि हमारी भाषा में इनपुट हो जाएगी फोर्स। और क्या इनपुट आपने दिया? मैग्नेटिक फील्ड को आपने इनपुट दिया है, देखो, और एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? बी, और फोर्स आपका हो गया एफ। आपको जनरेटर से आउटपुट में क्या मिलता है? आउटपुट में हमें मिलेगा करंट, जो कि होता है आई। इफ यू लुक एट अ डीसी मोटर और इफ यू लुक एट अ मोटर, मोटर में हम इनपुट क्या देते हैं बेटा? मोटर में हम इनपुट देते हैं करंट, आउटपुट मिलता है मोशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? जी। क्या टायर्ड हो गया? ओके, सी, एसी जनरेटर में इनपुट रहेगा मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, आउटपुट रहेगा हमारा करंट। और जनरेट मोटर में कैसा रहता था? मोटर में हम करंट देते थे तो मोशन मिलता था, यहां मोशन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज किस पे वर्क करता है? इस मोटर ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये उल्टा है, ये वर्क करेगा हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. What is electromagnetic induction? If the flux linked with a coil changes, if the magnetic flux linked with a coil changes, then a EMF is generated in it. मतलब हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे EMF मिल जाएगा। ओके, गुड। इसको चेंज कैसे करें? तो हम इसको घुमाते रहते हैं, ठीक है, हम इसे घुमाते हैं। जब आप इसको घुमाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो गया। या तो आप इसको स्टेशनरी रख के मैग्नेट को घुमाओ, तो हम वैसे नहीं करते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी रख के इसको घुमाते हैं, घुमाने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, हमें यहाँ से ईएमएफ मिल जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लागू क्या होता है? हमेशा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लागू होता है। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड मत लिखिएगा, लेफ्ट हैंड इज फॉर अ मोटर, राइट हैंड रूल, ठीक है। इतना नॉलेज लेके आओ इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा अभी हमारा। AC generator is supposed to generate an EMF which is alternating. That means input will be motion, force मतलब motion मतलब जो आप रोटेट करोगे इसको, आपको इसको रोटेशन देना होगा, ठीक है। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी, जो कि आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। आपको आउटपुट में करंट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट पे करंट मिलेगा। पूरा चीज चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लागू होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह बाद में हम बेसिकली क्लास 10 के नॉलेज इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसा रोटेशन देंगे? मान लो हम इसको रोटेशन ऐसा देंगे कि हम ऐसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। इसको मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आ जाओ, समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ अभी ड्रॉ कर रहा हूं BA वाले आर्म को। दिस इज माय BA। BA को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना मतलब BA में सबसे पहले देखना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो BA में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बेटा? आर यू क्लियर? ओके। अब BA को कैसे घुमा रहे हैं? BA को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब ये BA आर्म ऊपर की तरफ आ रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक काम करो, इसको ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पे दे देता हूं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब इसको फोर्स ले लेते हैं, फोर्स इस साइड में है। अब आप जरा राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड मेरा है, आप अपने बुक के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखो। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? राइट की तरफ है। और फोर्स किधर है? थंब ऊपर की तरफ है। तो FBI, आपका मिडिल फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है? बिल्कुल इसके साथ पॉइंट कर रहा होगा। ये देखिए मेरे लिए ऐसा आ रहा है, मेरे लिए ऐसा है, आपके लिए बुक में आएगा। आप मुझे बता पाएंगे करंट का डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है राइट हैंड रूल लगाने से? अपने बुक में जो ड्रॉ किया बिल्कुल बुक के साथ जाओ, बोर्ड को मत देखो, अपने बुक में राइट हैंड रूल लगाओ। एंड द क्रोनोलॉजी इज FBI। थंब में F होता है, इंडेक्स में B और मिडिल फिंगर I। राइट हैंड लगा के बोलो मुझे, हाँ राइट हैंड लगा के मुझे बोलो तो तुम्हारे डायग्राम में करंट किस तरफ जा रहा है? यू लुक इनटू योर बुक एंड से।
नहीं, इनवर्ट्स का सवाल ही नहीं रहेगा आपका। आप में कैसे इन्वर्ट रहेगा? आप तो बुक पे कर रहे हो ना, योर बुक इज ऑन द टेबल। Have you been able to understand how the coil is moving on your book? आपके टेबल में कॉइल ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ है। करो ना, कितना टाइम लगता है? आप अपना राइट हैंड लो, थंब को ऊपर की तरफ करो, इंडेक्स फिंगर को राइट की तरफ करो, तो आपको करंट कैसा मिल रहा है? करंट इज द मिडिल फिंगर। वेयर इज इट पॉइंटिंग? कंफ्यूजन हो रहा है? हैव यू ड्रॉन अ ट्रायंगल रेक्टेंगल ऑन योर बुक? ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल का बीए आर्म है, ये ड्रॉ किया बुक में? तुम्हारे बुक में कैसा है बेटा? ऐसा है ना, ऐसा एक लाइन है। इसको ऊपर लाना है, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐसा है, देखो तुम्हारे लिए रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा है, ऐसा, यहां देखो ऐसा है। तुम्हारे लिए रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की। ये बीए है, बीए, ये देखो ये बी है, ये ए है, बीए, ये ऊपर की तरफ। तुम सिर्फ बीए पे कंसंट्रेट करो ना, तो इसको ऊपर की तरफ घुमाने से हम क्या करेंगे? थंब को ऊपर करो, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो ये तो करंट कहां जा रहा है? बी की तरफ नहीं जा रहा है। क्या मुश्किल हो रहा है बेटा? ठीक है, करंट हमारा, तो आवर करंट इज गोइंग इन विच डायरेक्शन? आवर करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एज ऑफ नाउ। डू यू एग्री? ठीक है। मान लो इस ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव करंट मानते हैं, मान लो इसको हमने पॉजिटिव माना, मतलब बीए आर्म में पॉजिटिव करंट है, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव माना, ठीक है। एट द सेम टाइम नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन सीडी। सीडी आर्म कैसा रहेगा? सीडी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसी को नीचे कर दो। अगर अपने थंब को नीचे करोगे तो सीडी में शायद करंट ऐसा आएगा, देखो तो। अगर हम सीडी को ड्रॉ करें उसी वक्त, एट द सेम टाइम, अरे 1 मिनट है, एट द सेम टाइम लेट्स टेक सीडी, ठीक है। ये हमारा सीडी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। How is the magnetic field? There is no change in magnetic field. Magnetic field continues to be in this direction. This is magnetic field. Where is the rotation now? Sir, rotation is downwards. अभी ये नीचे, ये जब ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यानी इसका रोटेशन ऐसा आ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फोर्स। तो आपको नहीं लगता है कि उस वक्त करंट हमारा कैसा होना चाहिए? करंट इस साइड में होगा, करके देख लो, नीचे आएगा। So if upward current I had taken positive, then downward current I should take negative, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये है मेरा फर्स्ट हाफ रोटेशन, ठीक है। जैसे ही रोटेशन शुरू हुआ तब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज माय LHS एंड दिस इज माय RHS, and I am putting star 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 to show that at first half rotation this is the configuration. But when you come to the second half rotation, जब हम second half rotation पे आएंगे, ठीक है, which I am showing by a double tick, then this side ये जो है ना, ये RHS पे चला जाएगा और ये LHS पे चला जाएगा। ये इतना मानते हैं। देखो ये कॉइल ऐसा है, this coil is like this, ये कॉइल ऐसा है। अब ये जैसे ही हाफ रोटेशन मारेगा, हाफ रोटेशन मारते ये इस साइड चला गया, मतलब हमारा ए बी सी डी के साइड चला गया और सी डी ए बी के साइड आ गया। आर वी फाइन? देन इन दैट केस आफ्टर हाफ रोटेशन, डोंट यू थिंक दैट ए बी वाले साइड में आफ्टर हाफ रोटेशन नेगेटिव करंट आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव करंट आ जाएगा। यानी कि एक रोटेशन में 2 बार पल्सेट कर गया करंट। अब जैसे जैसे ये घूमता जाएगा,
आपका करंट पल्सेट करना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला है ना, एंड द डिफरेंस हियर बिटवीन डीसी इज दैट डीसी में ये आर्म रिंग को छोड़ के दूसरे रिंग के पास जाता है। संजीवनी, कॉन्सेंट्रेट हियर, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। You can read this from the book, you can see the video again, but don't try to write notes, that will not help. Your contact is not there with the board at all. पता नहीं, I mean, पहले चीज को समझो। इन डीसी मोटर ये वाला आर्म जब इस साइड में जाता था तो वो यहाँ के स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आता था, यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ ये पर्टिकुलर, इसको अगर मैं S1 रिंग बोलूं ना, S1, और इसको S2 बोलूं, तो मेरा ए बी हमेशा S1 के साथ ही कांटेक्ट में रहता है। तो जो ए बी में करंट वही S1 में करंट, और वही मेरा यहाँ पे कार्बन ब्रश CB1, ये है CB2। इस CB1 पे जो पोलैरिटी रहेगा वही इसमें रहेगा। अब देखो हो क्या रहा है, जब हम इस साइड में है इसको पॉजिटिव करंट आता है हाफ साइकिल में, ये जैसे ही उस साइड जाता है ये नीचे जाएगा, अभी इसको नेगेटिव करंट आता है। मतलब इसी आर्म को एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव, तो इस स्लिप रिंग भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वायर है जब इसमें पॉजिटिव आता है इसमें नेगेटिव आता है, इसमें जब नेगेटिव आता है इसमें पॉजिटिव आता है, यही तो अल्टरनेटिंग हुआ मेरा। इसका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर? इन अ डीसी जनरेटर ये रिंग इज नॉट अ सॉलिड रिंग, इट्स स्प्लिट। तो जब ये आर्म उस साइड जाता है वो दूसरे रिंग को टच कर देता है। एज ए रिजल्ट ये वाला जो रिंग है इन डीसी जनरेटर, ये अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव है, यहां वो नहीं है। यहां ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो हमारा ऑल्टरेशन होना शुरू हो गया। दिस इज व्हाट इज द बेसिक वर्किंग। तो इस जनरेटर में होता क्या है, ये है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर कॉइल। ऐसे बहुत सारे कॉइल रहते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, ये हो गए हमारे कार्बन ब्रशेस, दिस इज आवर कार्बन ब्रश, और इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। सो इन हाफ रोटेशन you have opposite polarity, and in the next rotation you have exactly the opposite polarity. Now as this goes on turning, the polarities keep on swapping, plus minus plus minus plus minus हो रहा है। बस आगे आपको, अभी आपको यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, I can say that I have got an alternating EMF। ये चीज समझ में आया? तो जो हमें पता होना चाहिए that an alternating generator works on the principle of electromagnetic induction। इसमें इनपुट होता है मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, आउटपुट में हमें मिलेगा करंट, और ये करंट कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा हमें। इसको जानने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाता है, नॉट कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल इज ऑलवेज फॉर अ डीसी जनरेटर, फॉर अ डीसी जनरेटर or a DC motor, not for a AC generator. AC generator works on the principle of electromagnetic induction. Now what is the principle of electromagnetic induction? The principle of electromagnetic induction states that if the magnetic flux linked with a coil changes periodically, then you get a periodically varying EMF. हम तो Faraday's law में ये पढ़ते थे। Faraday's law में आप क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे कि कोई भी EMF E, this is the induced EMF, is equal to negative of d phi by dt। नेगेटिव क्यों डालते थे? क्योंकि लेंजेस लॉ हमें कहता है कि ये EMF जब पैदा होगा ये उसी रीजन को अपोज करेगा जिसके लिए ये एक्चुअली पैदा हुआ है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें पता चलता है that if the magnetic flux, what is phi? Phi is the magnetic flux linked with this coil. If the magnetic flux can be changed with respect to time, how do you change this magnetic flux? By rotation. जैसे ही आप रोटेट करते जाओगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते जाएगा। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आप देखो, आपको नहीं लगता है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको जब आप रोटेट करते हो तो इन लाइंस को आप कट करते रहते हो, कट करोगे तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा। अब कॉइल में कैसा ईएमएफ पैदा हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब हम छोटे से इसका मैथमेटिकल पार्ट भी देखेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिटाता हूं और देखते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है। लेट्स ट्राई एंड सी दैट। ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम
and explain the working of an AC generator, derive the equation for the alternating voltage that you will get. बड़ा ही आसान है, ठीक है। अब let us say initially, अब देखो नंबर 1, एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। क्या क्या देंगे? नंबर 1, जो हमारा कॉइल है, कॉइल का हम एरिया ले लेते हैं, द एरिया ऑफ द कॉइल इज ए, और नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन। ए एरिया के एन नंबर ऑफ कॉइल है, आप यहां सिर्फ एक कॉइल देख रहे हो, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है कि प्लेन ऑफ कॉइल, initial configuration is plane of coil is perpendicular to magnetic field B। अच्छा समझो इसका मतलब क्या है। plane of coil is perpendicular to magnetic field B मतलब हमारा कॉइल ऐसे है, ऐसे। the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। इसका मतलब the area vector of coil makes 0 degree with B। ये समझ में आया? आप पुराने चीजें रिवाइज नहीं करने से ना आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, what is happening is that your revision is less better on previous things, that's why you're not getting the pleasure of even studying the topic। See, this is your coil, the initial position is the coil is perpendicular, plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। Then I say that the area vector, what is area vector? Area vector is the vector which is perpendicular to the coil surface, and that area vector is now making 0 degree with the magnetic field। magnetic field इस साइड है ना, उसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, we rotate the coil with constant angular velocity ओमेगा। इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करो इस कॉइल को, कांस्टेंट। वी रोटेट द कॉइल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमें एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? एंगुलर डिफ्लेक्शन, our angular deflection will be how much? सोचो, angular deflection at any time t, कोई भी टाइम t में एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या कितना होता है? आप जो स्पीड से घुमा रहे हो, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा बाई टी। तो आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो तो किसी भी टाइम पे कितना डिफ्लेक्ट करोगे? थीटा डिफ्लेक्ट करोगे, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल एट टी टाइम कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा होता है बी ए कॉस थीटा, तो आपके यहाँ पे थीटा ओमेगा टी है, तो ये हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना? याद है ना? सरफेस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, अब हमारा कॉइल घूमना शुरू कर दिया, टी टाइम पे उसका एंगल है ओमेगा टी, तो उसका फ्लक्स इतना हो गया। अच्छा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखो, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा एन बी ए ओमेगा टी, which is equal to our phi। ठीक है। अब और करना क्या है? अब फैराडे का लॉ लगाना है। अब आप क्या कर रहे हो? इस फ्लक्स को, ये है टोटल फ्लक्स, लेकिन ये फ्लक्स तो कांस्टेंट नहीं है, इसको आप चेंज करते जा रहे हो। सो वी से दैट phi at any time t is given by nba cos of omega t, right? Now
एज पर फैराडेज लॉ, अगर यहाँ पे हम फैराडे का लॉ लगाएं, फैराडेज लॉ, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना होना चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एट एनी टाइम टी शुड बी नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, विच इज नेगेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करो, cos ओमेगा टी का नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो ये पूरा चीज में n आ जाएगा, b आ जाएगा, a आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और ये बन जाएगा sin ओमेगा टी। ठीक है, नाउ इफ यू सी द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ E एट एनी टाइम t। तो n क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स, टर्न्स कांस्टेंट, b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, a एरिया ऑफ वन कॉइल कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये पूरा चीज क्या है? ये पूरा चीज तो एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं E0 sin ओमेगा टी। बस यही तो आपको लाना था कि जनरेटर से हम E is equal to E0 sin omega t. That's all in an AC generator. So AC generator has got a coil. हमने एक coil को लिया जिसका एरिया है A, number of turns है N, plane of the coil is perpendicular to the magnetic field initially. That means the area vector makes an angle 0 degree. तो sin 0 0 cos 0 1 मैक्सिमम फ्लक्स है उस वक्त आपका। फिर हम इसको रोटेट करते हैं ओमेगा में, और एनी इंस्टेंट हमारा डिफ्लेक्शन कितना होता है? ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा, दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी। टोटल फ्लक्स बिकम्स एन बी ए ओमेगा टी। ठीक है, टोटल फ्लक्स एन नहीं, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा ना, कॉस ही तो नहीं लिखा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दैट इज योर टोटल फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स एट एनी टाइम टी। तो वहां से फैराडे का लॉ लगाया, माइनस डी फाई बाई डी टी करे, तो ये आ गया ई एट टी। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट जनरेटर। यही आपको पूछता है, explain the working principle. So what is a AC generator? A AC generator always has, याद रखना, slip rings होता है, split नहीं रहता है। slip rings का मतलब ये साइड में हमेशा ये साइड ही कांटेक्ट में रहेगा। जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो ये इधर रहता है, उधर जाने से उस रिंग के साथ आता था। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये हमेशा इस रिंग के साथ ही रहेगा। मतलब इसको जो करंट, इस रिंग को भी वही करंट, इसको जो करंट, इस वायर को भी वही करंट। इसको इस साइड में अभी पॉजिटिव है, उधर जाने से नेगेटिव होता है, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। उसी तरह जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवाइस को पढ़ते हैं। हमारे पास दो ही डिवाइस पढ़ने हैं यहाँ पे, एक ट्रांसफॉर्मर था, सॉरी एक एसी जनरेटर था, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइए ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसफॉर्मर में एसी डीसी नहीं पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी में ही काम में आता है, ट्रांसफॉर्मर डीसी के काम में कभी नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मर डीसी में काम ही नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है पहले वो देखते हैं, जरूरत क्या आया ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए। ठीक है, चलो आइए। Our next device is known as a transformer. Like for example, we have got devices like say the electricity that you are using at your home is 200 and हमारे घर पे सप्लाई कितना आ रहा है? घर पे सप्लाई आ रहा है 240 वोल्ट्स AC आ रहा है। लेकिन हम जितने सिस्टम्स यूज करते हैं, मान लो हम म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो भी बजा रहे हैं, ये सारे चीजें हमें काफी लो वोल्टेज में चलता है। से inside a music system what you will be worried about is something to operate, or say your laptop and all, आपको चलाना है बेसिकली 18 वोल्ट डीसी में चलाना है। तो आप इसको कैसे, एवरीथिंग यू आर कनेक्टिंग टू एसी, आपको चलता है डीसी में। तो ये पूरा चीज जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा। ये पूरा चीज के लिए हमें पहले 240 वोल्ट एसी को जो प्रोसेस है वो है, हमें इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और स्टेप डाउन कितना करेंगे? 18 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन करेंगे, 18 वोल्ट एसी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन होता है। हम इसको रेक्टिफिकेशन करेंगे,
रेक्टिफिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 18 वोल्ट डीसी। तमाम एपरेटस से इसी टेक्नोलॉजी से ही चल रही है, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो गया, जो भी हो गया, एवरीथिंग। और मोबाइल चार्जर, अगर आप अपना मोबाइल चार्जर देखो तो 240 वोल्ट एसी को आपका मोबाइल चार्जर 5.1 वोल्ट डीसी में उतार रहा है। दैट मींस पहले स्टेप डाउन करेगा और फिर रेक्टिफाई करेगा। ये स्टेप डाउन, एसी टू एसी स्टेप डाउन कराने के लिए आपको जो डिवाइस चाहिए उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। एक तो ये यूज हो गया। दूसरा हमने एक और यूज देखा कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम हमेशा क्लास 10 में हमने पढ़ा था उसे हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। मतलब कैसा रहेगा, आपके पास कोई भी वोल्टेज है, मान लो 18 वोल्ट एसी है, चलो इतना हाईफाई नहीं देखते हैं, वो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, इतना हाईफाई नहीं देख के सिंपल देखते हैं। मान लो आपके घर में एक यूपीएस है, ठीक है, एक यूपीएस है, या फिर आप ले लो आपके पास एक इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर आपका चलता है 12 वोल्ट डीसी पे, ठीक है, और आप उससे जलाते क्या हो, आप उससे पावर जाने से 240 वोल्ट एसी का बल्ब जला रहे हो, 12 वोल्ट से 240 वोल्ट जला रहे हो। कैसे जलाते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ रेक्टिफायर लिया था, यहाँ पे हम एक ऑसिलेटर सर्किट लगाते हैं। ऑसिलेटर सर्किट लगाने से ये बन जाएगा 12 वोल्ट एसी, मतलब डीसी कन्वर्ट हो गया एसी पे। और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप अप। हमें स्टेप अप करना है, यहां भी हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है। यहां भी अगर हम ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे तो हमारा वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा एसी टू एसी। तो स्टेप अप में यूज करते हैं, स्टेप डाउन में भी यूज करते हैं। बड़े बड़े हमारे जैसे अपार्टमेंट्स हैं, इन अपार्टमेंट्स में हमें बाहर से जो करंट आ रहा है ना, वो 13 केवी का आता है, हमें 13 किलोवोल्ट्स, ओके, 13,000 किलोवोल्ट्स का लाइन आ रहा है हमें। हमारे गेट के बाहर देखिएगा एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है ग्रे कलर का, दैट कम्स टू आवर अपार्टमेंट टावर, इट गेट्स कन्वर्टेड टू 440 वोल्ट स्टेप डाउन। 440 को फिर हमारा टावर में एक ट्रांसफॉर्मर है, दैट कन्वर्ट्स 440 टू 240 एंड दैट 240 इज व्हाट यू आर यूजिंग एट योर होम। तो यही डिवाइस को हमें पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर डिवाइस एक्चुअली काम करता है, नंबर 1, नॉट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है किसी भी दो कॉइल अगर हम रख दे और एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी कराए तो दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिकली, या फिर एक कॉइल में अगर हम करंट को वेरी करें तो दूसरे में करंट आना शुरू हो जाता है। देखते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए बेटा 2 कॉइल सिस्टम होना जरूरी है। 2 कॉइल सिस्टम, ऐसे 2 कॉइल में एक कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और दूसरे कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अगर आपने प्राइमरी में एक ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया, यहाँ पे क्या हमने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दिया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों कॉइल आसपास रहेगा, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेरी करा पाए तो सेकेंडरी कॉइल में आपको एक और ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यही बस चीज है। इफ द ईएमएफ लिंक्ड विद द, इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग, अब देखो ट्रांसफॉर्मर को हम डीसी में क्यों नहीं यूज कर सकते। डीसी में अगर आप प्राइमरी कॉइल में डीसी करंट दोगे तो ये फ्लक्स वेरी नहीं करेगा ना, डीसी तो स्टेडी करंट है। आपको यहाँ पे क्या करना है, टिकलिंग करते रहना है। इस बच्चे को टिकल करोगे तो ये बच्चा अपने आप हिलेगा। तो प्राइमरी कॉइल में हम एक ईएमएफ देते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देंगे। इससे क्या हो जाएगा, the flux linked with both the coil will change and we design it in such a manner that the flux is almost same for both. ये बड़ा एक critical issue है, okay? The flux is designed in such a way, the transformer is designed in such a way that the flux with both the coil is same. ये critical point है, flux with both the coil is same। और इसको हम कैसे करते हैं, दोनों कॉइल को एकदम बिना एयर गैप के एक के ऊपर एक को लपेटा जाता है, एक कॉइल के ऊपर दूसरे कॉइल को लपेटा जाता है और फ्लक्स को सेम रखा जाता है दोनों कॉइल के लिए, फाई। तो जैसे यहाँ पे ईएमएफ वेरी करेगा, ये फाई वेरी करेगा, तो दूसरे कॉइल पे ईएमएफ आना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं ये चीज काम कैसे करता है, ठीक है। इसको मिटाता हूं, अभी आपको ज्ञान तो मिल गया ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। अब देखते हैं ये चीज काम कैसे करता है। ट्रांसफॉर्मर को काम कराने के लिए हमारे पास होता है एक सॉफ्ट आयरन का लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर मतलब ऐसे एक शीट के ऊपर और बहुत सारे शीट रखे हुए हैं, शीट के ऊपर शीट, शीट के ऊपर शीट, ऐसे करके बहुत सारे शीट्स रखे हुए हैं, ठीक है।
और ये सॉफ्ट आयरन, इसको हम सॉफ्ट आयरन का रहता है। सो दिस इज बेसिकली अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, एक मिनट पेन ले लो। सो दिस इज अ ये हमारा होता है सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन का लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। ठीक है, यहां पे प्राइमरी कॉइल वाइंड अप किया हुआ रहता है, यहां प्राइमरी कॉइल रहता है। दिस इज माय प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये मेरा है प्राइमरी कॉइल। मान लो इस प्राइमरी कॉइल में हमने एनपी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, प्राइमरी कॉइल में हमने एनपी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, और प्राइमरी कॉइल से हम एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को पास करते हैं। ठीक है, और इस ईएमएफ का नाम हम देते हैं, मान लो ईपी। ईपी इज द प्राइम ईएमएफ ऑन द प्राइमरी कॉइल विच इज हैविंग एनपी नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे ही आप ये कॉइल में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दोगे, बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, यहां पर मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, राइट। इसको मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। लेकिन आप बोल सकते हो सर बिकॉज द सिग्नल इन दिस कॉइल इज फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूअसली, सो दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज आल्सो मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग, ऐसा हो रहा है। इतना समझ में आया? yes. ठीक है, यहाँ पे सिग्नल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये भी मैग्नेट बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसा चल रहा है इसका। ठीक है, और यहां हम लपेट के रखते हैं, हमारा सेकेंडरी कॉइल लपेट के रखते हैं। तो इसमें है एनएस नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में, और हम इतना मेंटेन करते हैं कि वी ट्राई टू मेंटेन दैट द सेम फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद बोथ, सेम फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद बोथ। ठीक है, दोनों में सेम फ्लक्स रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट, और ये सेम फ्लक्स आप कैसे रख सकते हो, जैसे मैंने बनाया ऐसा नहीं रहता है बेटा, इतना एयर गैप नहीं रहता है, दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर एकदम लपेटा जाता है। ठीक है, सेम फ्लक्स रहता है तभी। ठीक है, अब अगर सेम फ्लक्स रहेगा तो उस पे हम लोग कहते हैं कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में देखो, नाउ लेट अस से वी ट्राई टू से व्हाट इज द प्राइमरी का वोल्टेज की, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल ईपी विल बी इक्वल टू, आप सोचो प्राइमरी कॉइल में जो ईपी आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी d5 बाई dt, n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो n है, और यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए, देयर शुड बी अ माइनस आल्सो। लेट्स अस टेक ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ इट, ये चीज लिख सकता हूं, द प्राइमरी ईएमएफ इज गिवन बाय n d5 बाई dt, एनपी प्राइमरी का। ठीक है, उसी तरह सेकेंडरी, ये तो म्यूचुअल इंडक्शन है, सेकेंडरी में ईएमएफ आ जाएगा, द सेकेंडरी ईएमएफ ईएस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एनएस d5 बाई dt, सेम फ्लक्स इज देयर, सो d5 बाई dt। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले तो कुछ ऐसा आएगा, ईपी का ओवरऑल बाई ईएस इज इक्वल टू NP बाई NS, d5 बाई dt कट गया, d5 बाई dt हमारा कट गया। इससे पता क्या चला पता है, व्हाट हैव यू गॉट फ्रॉम हियर, वी से आउट हियर, अभी आपको पूरा इजी हो गया। अब आप कोई भी ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव टू स्टेप डाउन 220 वोल्ट एसी को 6 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन करना है, मान लो, और ये हमारा प्राइमरी है, और यहाँ पे मान लो हमारे पास से 300 टर्न्स है। ठीक है, 300 टर्न्स है, तो आप अपना यू कैन इजीली फाइंड आउट कितना टर्न लगाने से दूसरा हो जाएगा। देखो 220 डिवाइडेड बाय, सेकेंडरी में आपको 6 चाहिए, और फिर नहीं, इसको 240 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसको 240 कर लो। 240 आपको सेकेंडरी में 6 वोल्ट चाहिए, प्राइमरी में टर्न्स कितना है 300, सेकेंडरी में कितना टर्न लगाना है बस पता चल गया आपको। यू कैन डिजाइन योर ओन ट्रांसफार्मर। यहां से कितना हो गया, यहां से ये हो जाएगा 6 4 40 आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 24 0 40, तो कितना टर्न लगाना होगा, दिस इज नथिंग बट योर एनएस, तो एनएस का टर्न्स कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 40,
40 जीरो कट गया, 4 7 जा 28, 220, 7.5 टर्न्स मारने से हमारा वोल्टेज नीचे उतर जाएगा। ये तो एक बेस एग्जांपल था, ठीक है, ये चीज क्लियर आया। ये है ट्रांसफार्मर का बेसिक इक्वेशन। अब मान लो यू वांट टू स्टेप अप, आपको स्टेप अप करना है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, NS इज ग्रेटर देन NP, ठीक है। इसका मतलब ES should be greater than EP, यह है स्टेप अप का क्राइटेरिया। और अगर आप स्टेप डाउन करना चाहो, ये एग्जांपल मिटा रहे हैं, अगर आप स्टेप डाउन करना चाहो, स्टेप डाउन मतलब the secondary EMF should be less than the primary EMF। अभी जो एग्जांपल दिखाया, 240 को 6 वोल्ट में किया तो आपको टर्न्स कितना मिला? 300 टर्न, 300 के अगेंस्ट में आपको 7.5 टर्न्स मिला। यह भी वही होगा, देखो। सो NS should be less than NP। और आपका एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट था, आपने यहाँ पे 300 टर्न लिया था, यहाँ 7.5 टर्न्स आया, यहाँ पे आपने जितना लगाया, ठीक है। अब एक और चीज भी यहाँ पे देखते हैं हम, छोटा सा करंट का रिलेशन भी देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है, अगर आपका ट्रांसफार्मर एफिशिएंट है, देन देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ पावर, मतलब यहाँ का पावर और यहाँ के पावर में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इफ द ट्रांसफार्मर इज एफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ पावर, ओके। So if you assume no loss of power, assuming no loss of power, ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस मत रखो, तो पावर कितना हो जाएगा? पावर इन द प्राइमरी शुड बी इक्वल टू पावर इन द सेकेंडरी, मतलब पावर इन प्राइमरी शुड बी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। प्राइमरी का पावर क्या होगा? प्राइमरी का EP इंटू IP शुड बी इक्वल टू ES इंटू IS। यहां से एक और रिलेशन मिलता है, देखो ये रिलेशन है EP बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP। ये इनवर्स रिलेशन है, दिस इज इनवर्स। वेयरएज अगर आप ये वाला देखो, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इनवर्स। इसका मतलब है अगर आपका जिस आर्म में वोल्टेज ज्यादा है, उस आर्म में करंट कम होएगा, और जिस आर्म में करंट कम है, सॉरी वोल्टेज कम है, उधर हम ज्यादा करंट ले सकते हैं। यहां देखो तो प्राइमरी बाई सेकेंडरी इज प्राइमरी टर्न बाई सेकेंडरी टर्न, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ यू सी दिस वन, प्राइमरी बाई सेकेंडरी इज सेकेंडरी बाई प्राइमरी। इट मींस अगर आप प्राइमरी में ज्यादा, इट मींस अगर आपका प्राइमरी में इफ द वोल्टेज, इफ EP इज मोर, देन इट मींस दैट द IP शुड बी लेस, है ना? यही तो रूल है, 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। अगर ये 3 है तो ये 2 होना पड़ेगा, और यहां अगर ये 2 है तो ये 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ES में हमारा अप है तो IS हमारा डाउन होना पड़ेगा, सिंपल। Whereas टर्न्स में ये रिलेशन नहीं है। टर्न्स में हम कहते हैं अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा तो प्राइमरी में टर्न भी ज्यादा, सेकेंडरी में वोल्टेज कम तो टर्न भी कम रहता है। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मींस यू शुड हैव अ सिस्टम वेयर टू कॉइल्स आर देयर, and if the magnetic flux linked with one coil changes and the other coil is in the vicinity of the same coil, then the magnetic flux associated with the second coil also changes. Therefore, EMF will be generated in the secondary coil. So what we do, we have a closely wound system of two coils and we use a
laminated soft iron core such that if you give an alternating signal to this particular coil, you have an alternating magnetic field set up. The magnetic field is alternating, मतलब इसीलिए हम soft iron use करते हैं ताकि इसको forget भी कर सके, remember भी कर सके दोनों. And they are close to each other. So if the magnetic flux linked with this coil changes, the magnetic flux linked with the other coil also changes. And the design is made in such a way that the flux is common for both the two coils. Now what we do, we straight away say that the primary EMF is equal to what? The number of turns into the time derivative of the flux. Secondary is also equal to the number of turns on secondary into time derivative. Since the flux is same, divide them both by the ratio, you get a direct relationship between the number of turns of primary, secondary with that of the primary and secondary voltage. And if you assume no loss of power, वैसे ऐसा होता नहीं है, पावर लॉस तो होगा ही होगा, ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता है चलते चलते. तो जैसे ही आपका पावर लॉस अगर नहीं है आइडियल केस में, देन करंट के साथ बन जाता है हमारा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू वी आई. हम वी आई क्लास 10 का नॉलेज, वी आई, तो जस्ट उसको लगाने से इनवर्स रिलेशन आता है. अब यहाँ एक और थ्योरी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लॉसेस एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में कुछ कुछ लॉसेस भी होती है, आइए उन लॉसेस को देख लेते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का पहला लॉस है कॉपर लॉस, कहते हैं हम कॉपर लॉस. कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब कुछ कॉपर लॉस नहीं होता है. कॉपर लॉस का मतलब होता है जो वायर्स हमने यूज किए थे ना, वायर्स यूज्ड इन वाइंडिंग, वायर्स यूज्ड इन वाइंडिंग, इन वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा. तो आपने पढ़ा था ना, H is equal to I square RT. So it is the heat loss happening in the wires. So this is the heat loss happening in wires. इसको in wires मतलब copper wires, because the wire that you use to make the core are insulated copper wires. इंसुलेटेड कॉपर वायर. अच्छा, दूसरा वाला लॉस जो होता है उसको हम कहते हैं आयरन लॉस. अच्छा, आयरन लॉस मतलब क्या, आयरन हो गया नहीं. दिस इज द लॉस दैट इज हैपनिंग एट द कोर. कोर में क्या होता है बेटा, वी हैव अ फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए एक करंट पैदा होता है जो आपके कोर्स से निकाल दिया है, उसको हम कहते हैं एडी करंट्स. And eddy currents will also give you heat loss. Eddy currents will be created. Eddy currents are circular pattern of currents which will be created, and that loss is known as iron loss. ठीक है, एक हमारा हो गया कॉपर लॉस, एक हमारा हो जाता है आयरन लॉस. थर्ड टाइप ऑफ लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज. मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, समझ के जाइए, लिख लीजिए. मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज मतलब मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, याद करो, उसके दोनों कॉइल के बीच में बहुत ज्यादा एयर गैप था, वो नहीं रहना है. एयर गैप शुड बी मिनिमम सो दैट नो मैग्नेटिक फ्लक्स लीक्स, बिकॉज व्हाट इज योर आइडिया, व्हाटएवर इज द फ्लक्स ऑन कॉइल 1 should be the flux on coil 2. so how do you minimize it? You minimize it by close winding. इधर लिख लीजिए, close winding of coils, no air gap and close winding one over another, winding of coils, close winding of coils one over another. इसको करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज चला जाएगा. ठीक है. फोर्थ होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस. अब हिस्टेरिसिस का लूप आपके फिर कोर्स में नहीं था मैग्नेटिज्म में. हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है, ये जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट देते हो ना प्राइमरी में, तो आपका सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, आपका सॉफ्ट आयरन कोर एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग व्हाट, आपने इसलिए सॉफ्ट आयरन रखा. सॉफ्ट आयरन की प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है. इट कैन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज. एक सेकंड में 50 बार मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो. ऐसा करते करते क्या हो जाता है, अगेन एडी करंट्स आर सेट अप व्हिच लीड टू अ हिस्टेरिसिस लॉस. सो व्हाट डू यू डू, इसको घटाने के लिए हम वी सिलेक्ट अ मटेरियल व्हिच हैज लो हिस्टेरिसिस फैक्टर.
एंड फॉर दैट यू आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, पर उसमें भी थोड़ा होने से भी लॉस आएगा। ऐसा एक चीज लो जिससे सॉफ्ट आयरन, so hysteresis means due to the alternating source of the primary current or the primary EMF, the soft iron core keeps on magnetizing, keeps on demagnetizing, keeps on magnetizing, keeps on demagnetizing, for which you have to supply additional energy। देखो ये एनर्जी आप एडिशनल तो सप्लाई नहीं कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए यहां से एनर्जी पावर पुल कर रहा है। तो आपका ये एक तरह का लॉस हो गया ना। आप जो आप खेतों में जो उपज करते हो आप खुद ही खा रहे हो उसको बैठ के, यहां से जो पावर है यहां से थोड़ा सा एनर्जी यूज कर लिया, किसको, हिस्टेरिसिस को ओवरकम करने के लिए। ये सिस्टम अपने आप ले लेगा वो एनर्जी। तो आप क्या करो, आप ऐसा एक सामान सिलेक्ट करो जिसका हिस्टेरिसिस लॉस कम है। ऐसे ऐसे किसानों को लगाओ खेत में जिनकी भूख कम है, तो वो खाएंगे नहीं, अपने पैदावार को खाएंगे नहीं, सो दे डोंट ईट इट, सो द हिस्टेरिसिस लॉस गेट्स रिड्यूस्ड। एंड लास्ट में एक और लॉस होता है, ये रहता है बेटा चीप अडेप्टर्स से अगर आप म्यूजिक सिस्टम सुनेंगे ना, आपको हमिंग नॉइज आता है। नाउ दैट वी से ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द एडी करंट्स, आपका एक, इसको हम लॉस में नहीं गिनते हैं, दिस इज लाइक क्वालिटी में डिग्रेडेशन आता है, हमिंग नॉइज आएगा आपको, हमिंग नॉइज। And this humming noise is due to vibration of the laminated core। सर ये वाइब्रेट क्यों करता है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। और ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है किसके लिए, फिर से एडी करंट के लिए, एडी करंट्स। इनफैक्ट डू यू नो इन हैदराबाद the metro rail projects that we have, our metro rail is not below the ground। one of the main reason is that metro rail अगर आप ग्राउंड के अंदर से करेंगे तो उसमें हमारा मेट्रो कैसे चलता है, ट्रैक्शन से चलता है। ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर है। अगर आप अंदर अंडरग्राउंड करेंगे ना तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक में रहती है, ट्रैक में, ट्रैक हाई वोल्टेज होता है, आपको कोई जाने नहीं देगा। लेकिन कलकत्ता, दिल्ली, जहां जहां अंडरग्राउंड है, दिल्ली में भी तो अंडरग्राउंड नहीं है, ओवर ही है ज्यादातर, कलकत्ता में अंडरग्राउंड है। सो इफ यू सी देयर द ट्रैक हैज गॉट वोल्टेज। नाउ व्हाट हैपेंस, a lot of eddy current is created due to which vibrations are created in any of the iron structures nearby। और हैदराबाद में हमारे पुराने बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, इतना एडी करंट क्रिएट होगा ना कि आसपास के बिल्डिंगों में वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएगा, which is not safe, क्योंकि काफी पुराने घर हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी वही हो रहा है। देखो ट्रांसफार्मर का लैमिनेटेड कोर है, ये लैमिनेटेड कोर मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन आ जाता है। ये वाइब्रेशन आता है बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट, और फिर ये ड्रर करके हमिंग नॉइज देगा और आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट बिगड़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप बाजार से ट्रांसफार्मर लेके आप उसको म्यूजिक सिस्टम लगा के सुनना चाहेंगे डीसी करके, आपको आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, उसके लिए हम फिर फिल्टर्स यूज करते हैं। So this is all about transformer। The type of losses we have are copper loss, the loss associated with the resistance of the wire; iron loss, the loss associated due to the fluctuating magnetic field giving rise to eddy current, यहाँ पे भी loss; magnetic flux leakage, if you have air gap and your coils are not closely wound, then the flux is not same in both। Hysteresis means that due to the magnetic field increasing and decreasing, या decreasing तो नहीं कहूंगा, magnetic field coming to picture and vanishing, there is some energy needed to minimize that, तो वो यहाँ से एनर्जी पुल अप कर लेता है, as a result loss। इसको आप कैसे ओवरकम करते हो, by selecting a material which has a low hysteresis factor, and the eddy currents also give you a humming noise which deteriorates the quality। बस इसके ऊपर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर प्रॉब्लम दिया भी, इट्स जस्ट लाइक इतना टर्न्स रहेगा, इतना टर्न्स में आप इसको कनेक्ट करोगे। लाइक इफ यू वांट, you can actually see a problem like step up transformer has a coil has 120 turns, जैसे एक प्रॉब्लम में आप कर भी सकते हो अगर चाहो तो। और else if you see Jam idea, the problems are very easy, there will be 120 turns, ratio is 100, 1:100, 1:100 means, और 1:100 means the turn का ratio आपको दे देगा, इसमें इतने टर्न्स है तो इसमें इतने टर्न, calculate the voltage, that's it। So this brings you to end of part 1 book। The next topic that we pick up is electromagnetic waves, and after that we have what? I didn't get you?
सेम बुक में ही है शायद ना, हाँ शायद, अच्छा जो भी है, ये मतलब एसी करंट तक आपका खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कंप्लीटली a theory chapter for us. Now once that is done, there is no numerical and all. After that there is something called semiconductor electronics है, वो लास्ट चैप्टर है, एंड देन वी हैव गॉट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। सो विल डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लेंगे इसके बाद। अगर हमने वेव्स कर लिया तो हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा।